गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स में से एक गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपके पेपर थर्ड में फर्स्ट यूनिट में जो सेकंड चैप्टर है उसी में से एक है सेल ऑर्गेनेल गोल्जी बॉडी। तो व्हाट इज़ गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। इसके कई नाम हैं। तो चलो देखते हैं कि इसकी कैसे खोज हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से पता चला कि ऐसी भी कोई संरचना किसी कोशिका में पाई जाती है। तो पुरकिंजे और वॉन मॉल ने कोशिका के समस्त जीवित भाग को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा था। यह अपन पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। अब कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनल यानी कोशिका अंगक पाए जाते हैं उनको हम समझेंगे। इसमें जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा सेल मेम्ब्रेन को सम्मिलित किया जाता है। और माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं तो जो जीव द्रव्य है यानी कि प्रोटोप्लाज्म है वो पारभासी यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं हो, वो रंगहीन, जेली सदृश्य, लसलसे यानी जिलेटिनस पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। इसमें विभिन्न कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स और अंतर वस्तुएं इंक्लूजन्स विद्यमान होती हैं। जीव द्रव्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक। केंद्रक और उसके जो बाहर पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य होता है। ये दो चीजें जीव द्रव्य में रहती है। जीव द्रव्य में क्या है कि जो कोशिका द्रव्य है उसके तरल भाग अर्थात जो जिलेटिनस पदार्थ है उसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स यानी कि सक्रिय उपापचयी रूप से सक्रिय कई कोशिका अंगक समाविष्ट होते हैं जो एकल या दोहरी इकाई कला द्वारा परिबद्ध होते हैं, यानी कि या तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। तो बस एक राइबोसोम्स हैं, जो नाम सुना होगा आपने सबने। राइबोसोम्स जो हैं वो कला रहित होते हैं, यानी उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो एक सामान्यकृत पादप व जंतु कोशिका में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन में तो है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम आगे अध्ययन करेंगे उनका। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में कई सारे हैं, जिनमें से सबसे पहले आज हम लेते हैं गोल्जी बॉडी को। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं गोल्जी 6 नंबर का जो है, 6 नंबर पे जो मेंशन है वो उसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, तो वो है जिसमें कोशिका में डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किसी भी कोशिका में अंदर ये विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं किस तरीके से व्यवस्थित रहती हैं। तो चलो हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई। इसका नामकरण, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है एक, तो इस अंगक का नामकरण इसके खोजकर्ता कौन थे? कैमिलियो गोल्जी। 1898 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है गोल्जी। गोल्जी साइंटिस्ट का नाम है। गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में रजत संचेचन सिल्वर इम्प्रेग्नेशन विधि द्वारा इस अंगक की खोज की व वर्णन प्रस्तुत किया। रामोन तथा कैजोल ने विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अध्ययन किया, और मतलब इन्होंने भी कुछ स्टडी का योगदान इनका भी है। और इसको इस गोल्जी बॉडी को कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण, डिक्टियोसोम्स, लाइपोकॉन्ड्रियन वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो एक कोशिका में जो भी उपस्थित सभी गोल्जी उपकरणों को सम्मिलित रूप से हम पॉलीसिस्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस लोकेशन का है, संख्या कितनी है। आमतौर पर क्या होता है कि एक कोशिका में एक बड़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जैसे कि यकृत है, लिवर, तंत्रिका, न्यूरॉन सिस्टम व पादप कोशिकाओं में काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं। यकृत कोशिकाओं में लगभग 50 गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखे गए हैं। पादप कोशिकाओं में जटिल जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के हिस्सों का डिक्टोसोम्स कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य के एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत रहते हैं।
अब इसकी आकार, आकृति व स्थिति जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आकार कोशिका के कार्यों या इसकी क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक सेल होगी उसमें उतनी ज़्यादा ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। स्रावी जंतु कोशिकाओं जैसे ग्रंथियों, अग्नाशय या कृत तंत्रिका व पादपों की विभजोतक व स्रावी कोशिकाओं में यह अंगक काफी बड़े आकार का होता है। इसी प्रकार गोल्जी कॉम्प्लेक्स की आकृति भी कोशिकाओं की प्रकार, वृद्धि व कार्य की अवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, लेकिन एक प्रकार की कोशिकाओं में इसकी आकृति सुनिश्चित होती है। सामान्यतः जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है एक वृत्ताकार, चपटी, तश्तरी नुमा, सघन संहति अथवा विस्तृत तंतु की जालक डिस्पर्स्ड फिलामेंटस रेटिकुलम के रूप में अनियमित आकृति का होता है। कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का केंद्रक अथवा जीवद्रव्य कला के समीप होता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार से रहती है। ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं। आकारिक रूप से जंतु तथा पादप कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स समान प्रकार के होते हैं, लेकिन आकृति की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये कम गहरी तश्तरियाँ या सकरे गले के कटोरे की आकृति यानी बाउल की आकृति के होते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के अवयवों के परस्पर संबंध होने से होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 4 प्रकार के अवयव संगठित होते हैं। ये देखिए आप डायग्राम में, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, ट्रांजिशनल वेसाइकल्स व सेक्रेटरी वेसाइकल। सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स यानी नलिकाएं और ट्रांजिशनल वेसाइकल्स यानी संक्रामी पुटिकाएं, पुटिकाओं को ही वेसाइकल कहते हैं, और एक स्रावी पुटिकाएं। ये जो 4 चीजें मिलके हैं इनको आकार प्रदान करती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में चपटी तथा थैले के समान लंबी कलामय रचनाओं को जो एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में व्यवस्थित होती है उनको सिस्टर्नी कहते हैं या कुंडिकाएं कहते हैं। इन्हें उदासीन लाल अभिरंजकों से अभिरंजित किया जा सकता है। सिस्टर्नी की संपूर्ण सतह व सिरों पर सूक्ष्म पुटिकाएं व नलिकाएं उपस्थित होती है। एक जंतु कोशिका के गोल्जी कॉम्प्लेक्स में लगभग 4 से 10 व पादप कोशिका में 2 से 20 तक सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी की सतह पर बहुत ही मामूली रूप से वक्रित होती है, जिससे संपूर्ण गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक तश्तरी या कटोरे की आकृति ग्रहण कर लेता है। इस आकृति की उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स सतह पर स्थित सिस्टर्नी को संरूपण तल फॉर्मिंग फेस देख सकते हैं आप, या समपक्ष तल सिस फेस, जो ऊपर की ओर जो घुमाव है ना, जो उभरा हुआ हिस्सा उसको सिस फेस कहते हैं। 2 फेस होते हैं इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, इसी में होते हैं, जबकि अवतल कॉनकेव सतह पर स्थित सिस्टर्नी को परिपक्वन तल मैच्योरिंग फेस या पार तल ट्रांस फेस कहते हैं। नीचे की ओर जो अंदर है गुफा मतलब केव बनाता हुआ वो ट्रांस फेज है। उत्तल संरूपण तल सामान्यतः केंद्रक या ईआर की ओर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर, जबकि अवतल परिपक्वन तल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर निर्देशित होता है। संरूपण या समपक्ष तल यानी सिस फॉर्म के पड़ोस में स्थित पुटिकाएं छोटी होती हैं। इन्हें संक्रामी आशय यानी ट्रांजिशन वेसाइकल्स कहते हैं। ये समपक्ष तल से संयुक्त हो जाती है। पार तल यानी ट्रांसफेज या परिपक्वन तल जो अवतल होता है के पड़ोस में स्थित पुटिकाएं बड़ी होती है। इन्हें स्रावी आशय कहते हैं, सेक्रेटरी वेसाइकल्स कहते हैं। ये पार तल से धीरे धीरे दूर होती जाती है। वास्तव में स्रावी पुटिकाओं का निर्माण पार तल की सबसे बाहर वाली सिस्टर्नी से होता है, और ऐसा है कि संक्रामी पुटिकाओं जो कि समपक्ष तल से संयुक्त होती है उसका निर्माण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका से होता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इस प्रकार गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पुटिकाओं या आशयों या वेसाइकल्स की उत्पत्ति 2 स्रोत से होती है। छोटी संक्रामी पुटिकाएं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जबकि बड़ी स्रावी पुटिकाओं का निर्माण पार तल की सिस्टर्नी से होता है। तो 2 फेज हमको देखने को मिल रहे हैं, सिस फेज, ट्रांस फेज। सिस फेज जो कि कॉन्वेक्स सतह बना रही है वो, और ट्रांस फेज जो कि कॉनकेव बना रही है वो। और मॉलनहूर एंड मूर के अनुसार 2 सिस्टर्नी के मध्य उपस्थित नलिकाएं को इंटरसिस्टर्नल ट्यूब्यूल कहते हैं, जो इन सिस्टर्नी को जोड़ कर रखता है।
और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सिस्टर्नी के समूह को डिक्टियोसोम्स या गोल्जियोसोम्स कहा जाता है, जो नलिकाओं तथा संयुक्त डिक्टियोसोम्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिस्टर्नी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सरलतम इकाई माना जाता है। एक पादप कोशिका में बिखरे हुए 50 तक सिस्टर्नी या डिक्टियोसोम्स हो सकते हैं। जंतुओं में ये अपेक्षाकृत संघनित होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के चारों अवयव जैसे सिस्टर्नी, नलिकाएं, संक्रामी पुट्टिकाएं व स्रावी पुट्टिकाएं लाइपोप्रोटीन की एक एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। इन कलाओं के मध्य उप सूक्ष्मदर्शीय अवकाश सब माइक्रोस्कोपिक स्पेसेस होता है। कोशिका की प्रकृति व क्रियात्मक अवस्था के अनुसार इन अवयवों का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर थी। अब हम देखते हैं कि जो इसका रासायनिक संगठन और इनको कैसे आइसोलेट कर सकते हैं हम, कि आइसोलेशन एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। शुरू में तो क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक जटिल का जो पृथक्करण केवल जंतुओं की एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण से किया जाता था। बाद में पादप व जंतुओं की विभिन्न कोशिकाओं में इन्हें अलग किया गया। जीसी का जो पृथक्करण प्रवणता अपकेंद्रीकरण यानी डिफरेंशियल सेंट्रिफ्यूगेशन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि से जीसी की एक स्पष्ट पट्टी बन जाती है। बाद में इस पट्टी को आसुत जल से धोने से जिससे स्रावी पदार्थ घुल जाते हैं वह शुद्धिकृत जीसी प्राप्त हो जाता है, यानी जीसी यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की कलाएं लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इनमें 60% प्रोटीन तथा 40% लिपिड होते हैं। ईआर की तुलना में इस अंगक में प्रोटीन्स की मात्रा अधिक जबकि फॉस्फोलिपिड्स कम होते हैं। जंतुओं के गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फॉस्फोलिपिड्स मुख्यतः फॉस्फेटाइडिल कोलिन प्रकार के, जबकि पादपों में ये फॉस्फेटाइडिक अम्ल व फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल प्रकार के होते हैं। लाइपोप्रोटीन के अतिरिक्त गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोजामीन व मैनोज के रूप में व पादपों में इनके अतिरिक्त पेंटोज के रूप में होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स व पेरोक्सिसोम्स अंगकों के कई एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इनमें से मुख्य रूप से ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, थायमिन पायरोफॉस्फेट, एसिड फॉस्फेटेज तथा हाइड्रोलिसिस है। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज ओलिगोसैकेराइड्स को प्रोटीन के अवयव के रूप में परिवर्तित करता है और इसकी उत्पत्ति जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है और लेकिन इसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर तो पाए जाते हैं। इसी कारण गोल्जी कॉम्प्लेक्स सीधे प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा इसकी उत्पत्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी मानी जाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के विभिन्न अवयव निरंतर निर्मित, परिवर्तित, टूटते व पुनः निर्मित होते रहते हैं और ये जो है कई साइंटिस्ट ये बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति की सिस्टर जैसे डैनियल्स है उनके अकॉर्डिंग सिस्टर्नी की उत्पत्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बताया उन्होंने। बॉक ने भूरी शैवालों में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बताया। एस्नर एंड नोविकोफ ने सिस्टर्नी की उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दी है और उन्होंने बोला कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स के लुप्त होने से सिस्टर्नी में बदल गया। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अस्तित्व के लिए कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ये तो सभी के लिए अनिवार्य है। अगर किसी भी कोशिका में केंद्रक नहीं तो वो कोशिका ही नहीं जीवित रहेगी। केंद्रक कोशिका में जीसी का आकार छोटा होता जाता है और अंत में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। तो बच्चों ये तो थी आज गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर। अगले जो वीडियो है इसमें हम इसके फंक्शंस को समझेंगे कि इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्योंकि किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिव जो सेल है उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। तो उसी के अनुसार इसके फंक्शंस भी बहुत सारे हैं। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।